हेलो एवरीवन। आज पूरे भारत में यूजीसी के नए कानून को लेकर बवाल मचा हुआ है। पूरे देश के अंदर एक ग्रुप है जो यूजीसी के नए कानून का विरोध कर रहा है, एक ग्रुप ऐसा है जो यूजीसी के नए कानून के को लेकर उसका सपोर्ट कर रहा है और कुछ न्यूट्रल भी है। हम तीनों पक्षों के बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे और आपको जानकारी देंगे ये क्या है यूजीसी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आखिर व्हाट इज यूजीसी, ये है क्या, क्या काम करता है, ये बॉडी भारत के अंदर किसके अंडर में आता है, किस गवर्नमेंट के अंदर में आता है, स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, इन सारी जानकारी को हम साझा करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये आपके एजुकेशनल पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज के लिए, और बाकी जो ये बवाल हो रहा है इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं, व्हाट इज यूजीसी, यूजीसी है क्या। तो सबसे पहले बोर्ड पे देखिए, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है और इसका वर्क क्या है तो दे रखा है, इट इज द मेन बॉडी दैट लुक्स आफ्टर हायर एजुकेशन इन इंडिया। जो क्लास 12th के बाद से बच्चे कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटीज जाते हैं, उन कॉलेज और यूनिवर्सिटी को गवर्न कौन करता है तो यूजीसी। सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं यूजीसी इज वॉचिंग फंड प्रोवाइडर, रूल मेक फॉर यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। और आप सबको पता है कि भारत के अंदर जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी होते हैं वो कुछ गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटी भी ऐसे, कुछ यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट होते हैं, कुछ नेशनल, कुछ स्टेट होते हैं, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं। इसी तरह कॉलेज का भी होता है प्राइवेट, डीम्ड और गवर्नमेंटेड। और गवर्नमेंट में आपको सबको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जितनी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं वो सब के सब आते हैं यूजीसी के अंडर या यूजीसी के गाइडलाइन के अंडर वो चलाए जाते हैं। व्हाट डज यूजीसी डू, यूजीसी क्या करता है, हिंदी में और इंग्लिश में आपकी जानकारी के लिए, ताकि आप आसानी से समझ लें कि यूजीसी आखिर करता क्या है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, उसका क्या वर्क है यूजीसी का। तो देखिए, grants recognition to universities, UGC decide which universities are officially approved and valid। ये देखिए, और ये पावर यूजीसी के अंदर में। और यहाँ पे जानकारी दे दूं, यूजीसी आगे भी है इसमें स्टेप बाय स्टेप। यूजीसी सेंट्रल गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में यूजीसी आता है। यूजीसी यूनिवर्सिटीज को, जो भी है, प्राइवेट हो, डीम्ड हो, गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, उसको क्या करता है, ऑफिशियली अप्रूव करता है, रिकॉग्नाइजेशन देता है, ठीक है, रिकॉग्नाइज करता है। ठीक, आगे ये हिंदी में भी दे रखा है आपने कि विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटीज को, हिंदी में विश्वविद्यालयों को मान्यता और रिकॉग्नाइजेशन देता है। कौन सी यूनिवर्सिटी असली और मान्य है ये यूजीसी तय करता है। इसके अलावा फंड प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स फंडिंग, आपको ऐड देता है, इसके अलावा फंड देता है, पैसा देता है। फंड मतलब पैसा देता है यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए। और ये अपनी यूजीसी की खुद की पॉलिसी है कि किस यूनिवर्सिटी को कितना कैसे देना है। तो ये पूरा का पूरा दे रखा है। इट डिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंट फंड टू यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च के लिए वो फंड प्रोवाइड कराता है, और वो फंड गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसको किस यूनिवर्सिटी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है ये रूल रेगुलेशन यूजीसी बनाता है। तो ये बात क्लियर हो गई। दो चीजें, एक तो किसी भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज को रिकॉग्नाइजेशन देता है, और दूसरी ये हो गई कि फंड प्रोवाइड करता है। ये सेट्स एजुकेशन स्टैंडर्ड को ये सेट करता है, एक पैमाना बनाता है कि ये एजुकेशन का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। तो ये पूरा के पूरा ये बनाता है। तो यूजीसी फ्रेम्स रूल फॉर द करिकुलम स्ट्रक्चर, टीचिंग क्वालिटी, एग्जामिनेशन सिस्टम्स एंड रिसर्च स्टैंडर्ड्स। ये सारी चीजें यूजीसी, रूल्स रेगुलेशन, यूनिवर्सिटी की कैसे रिसर्च कैसे चलना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए एजुकेशन का, क्या लेवल होना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, कितने लैंग्वेज होना चाहिए, क्या ये सारा तय करता है यूजीसी। कोई कॉलेज नहीं करता है, कॉलेज तो मैनेज करता है, मैनेजमेंट यूजीसी के लॉ को मैनेज करता है, अप्लाई करता है। यूजीसी नेट एग्जाम, मतलब ये यूजीसी नेट एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, CSIR का भी होता है, CBSE भी कराती है। ये नेट का एग्जाम, ये आफ्टर मास्टर डिग्री के बाद से रिसर्च में जाने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, GRF, ये सारी चीजें यूजीसी ही वही मैनेज करता है, वही कराता है। ये सारे एग्जाम उसी के सर्वेलेंस में, उसी के अंडर में ये सारे एग्जाम किए जाते हैं। तो दोस्तों ये बात तो क्लियर हो गई कि यूजीसी ही एग्जाम भी लेता है नेट का।
अप्रूव्स न्यू यूनिवर्सिटीज, जो नए यूनिवर्सिटीज बनाए जाते हैं उसका अप्रूवल भी ग्रांट कमीशन देता है, मतलब यूजीसी ही देता है। या आप ये कह सकते हैं कि जो मान्यता होता है हिंदी में नए यूनिवर्सिटीज को, वही देता है। इवन मान्यता भी वही खत्म करता है। एक्ट्स अगेंस्ट फेक यूनिवर्सिटीज, तो फेक यूनिवर्सिटी है उसको भी ये चेक करता है, उस पर लीगल कार्रवाई करता है। ये सारा पावर यूजीसी के पास है। और ये किसके अंडर में काम करता है? अंडर विच मिनिस्ट्री डज यूजीसी? तो पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के अंडर में काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में यूजीसी काम करता है। साफ साफ, व्हाई इज यूजीसी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स, ये मेन क्वेश्चन है। तो चलो ये आपको समझना क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए यूजीसी, और इस पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। दोस्तों, स्टूडेंट जब 12th के बाद जब यूनिवर्सिटी में पहुंचता है तो बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं हिंदुस्तान में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, तो इन यूनिवर्सिटीज़ में कौन से कोर्स चलाए जाते हैं, क्या उसका स्टैंडर्ड है, क्या है प्रोसीजर ऑफ एडमिशन का, ये सारा यूजीसी तय करता है। और यूजीसी के अंदर दोस्तों ये बात तय होती है कि उन बच्चों का, जिन बच्चों का एडमिशन होता है, उनका एडमिशन सिक्योर हो, उनकी डिग्री वैलिड हो, कि उन बच्चों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और जो बवाल हो रहा है ये पूरे हिंदुस्तान में है, मचा हुआ है, जो भारत में, पूरे भारत में जो चल रहा है, ये इसी डिस्क्रिमिनेशन के लिए है। यूजीसी बिल क्या है 2026 में, और मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसमें एक ग्रुप जो है इसका अपोज कर रहा है, एक ग्रुप जो है इसका सपोर्ट कर रहा है पूरे हिंदुस्तान में, तो और एक न्यूट्रल ग्रुप भी है। मतलब 3 ग्रुप है हिंदुस्तान में, एक चुपचाप है, देख रहा है, एक इसका पूरा विरोध कर रहा है, और एक इसका सपोर्ट कर रहा है। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी ऑफ इन हायर एजुकेशन, ये मेन चीज है जो जिस पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ये आप खुद देखिए, ये आपका इक्विटी इन हायर एजुकेशन, मतलब इक्वलिटी, बराबर, मतलब किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो कास्ट हो, रिलीजन हो, एरिया हो, किसी प्रकार का। लेकिन अब इसमें बवाल क्यों मचा हुआ वो आगे आपको पता चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे द एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल्स 2026, इसको ये भी बोल सकते हैं एंटी, ये रूल बना है एंटी डिस्क्रिमिनेशन। और डिस्क्रिमिनेशन आपको पता है क्या होता है, हर जगह हो रहा है, पहले भी होता था, अभी भी। तो सरकार ने खास तौर से हायर एजुकेशन में इसे रोकने का प्लान बनाया है। सरकार की क्या मंशा है वो सरकार खुद जानती है, लेकिन रूल जो लाई है उसे जो बता रही है कि वो हायर एजुकेशन में किसी भी स्टूडेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन न हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, ये रूल पहले भी था, और ये 2012 में रेगुलेशन था, ये बिल था, और इसको हटा के ये नया, या इस कह सकते हैं इसमें अमेंडमेंट करके लाया। अब इस बिल में बेसिकली जो एतराज करने वाला चीज है वो क्या है, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, यही यहाँ पे प्रॉब्लम है, यही आपको सुनना है। ये डिस्क्रिमिनेशन SC, ST, OBC और वुमेन्स और हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए है, ये जनरल कैटेगरी के लिए नहीं है। और यही इस बिल में जो कमी दिखाई देती है, जो एक ग्रुप बता रहा है कि यही कमी है, कि अगर ये अगेंस्ट सबके लिए होता कि किसी भी स्टूडेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए तो ठीक था, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सरकार एक हथियार बना रही है जो फॉरवर्ड जनरल के लिए यूज किया जाएगा। ये उन ग्रुप्स का एलिगेशन है जो इसके खिलाफ है, और जो लोग इसके सपोर्ट में हैं उनका कहना है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में डिस्क्रिमिनेशन होता है, जात को लेके, एरिया को लेके, रिलीजन को लेके, ये सारी चीजें हैं, और ये बिल अच्छा है। लेकिन मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, बिल तो अच्छा है, डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एक अच्छी कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन जो बच्चे नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, जो बच्चे कश्मीर से आते हैं, जो बच्चे कोस्टल एरिया से आते हैं, जो बच्चे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, या OBC ग्रुप, क्या उनके साथ जाति नहीं होती है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है? क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है कि जब आप भारत को इतना डेवलप और विकसित बनाना चाहते हैं तो क्या जो जनरल कास्ट है उनके साथ नहीं होता है, या क्या इस कानून का मिसयूज नहीं होगा उनके लिए? ये दूसरा क्वेश्चन है।
ये दोनों पक्ष के लिए। तीसरा ये है कि जब भी भारत सरकार पिछले कुछ सालों से कानून बनाती है, चाहे वो किसान हो, चाहे मुस्लिम हो, माइनॉरिटी हो, या लैंड बिल हो या वक्त बिल हो, सबके खिलाफ लोग सड़कों पे आ रहे हैं। तो अलग अलग पर्टिकुलर आंदोलन चल रहा है और एक के आंदोलन में दूसरा नहीं जाता, उसका अपोज करता है, दूसरे के आंदोलन में तीसरा नहीं जाता। ये भी बहुत खतरनाक है। अगर जो जनरल कास्ट है उनको अगर ये है तो उनको सड़कों पे आके कन्विंस करना चाहिए, SC ST को भी, OBC को और माइनॉरिटी को भी अपने साथ में लेना चाहिए, ताकि इस कानून के खिलाफ पुरजोर विरोध हो। लेकिन ऐसा कोई नहीं कर रहा। दूसरा, अगर OBC, SC ST और शेड्यूल ट्राइब और जो माइनॉरिटीज़ हैं या और भी जो भी ग्रुप है जो इसका सपोर्ट कर रहा है, वो जनरल कास्ट को लाके उन्हें समझाए कि इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया सोशल रिफॉर्मिंग। अब UGC को क्लियर करना चाहिए कि इस कानून का मिसयूज ना हो, ऐसी अथॉरिटी बनाए कि इस कानून का और जो भी इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई है उसको एक इंडिपेंडेंट बॉडी को दे जो इसको गवर्न करे, और भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट के सर्वेलेंस में इस कानून को लागू करे और इसका कर्ता धर्ता सुप्रीम कोर्ट को बनाए। अगर ऐसा करे तो इसमें कुछ पॉसिबिलिटी बनेगी। ये मेरी पर्सनल राय है, बाकी आप खुद अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब डिस्कस करते हैं कि क्या नए कानून में आया। पुराने कानून था, अगेंस्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन था, SC ST के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो ये था, लेकिन इसमें OBC को जोड़ा गया है नया। तो देखिए दोस्तों, साफ साफ लिखा है कि रेगुलेशन विद मोर स्ट्रिंजेंट मेजरमेंट टू इंश्योर इंक्लूजन फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड बैकवर्ड कास्ट, मतलब OBC ले लिया इन्होंने, पर्टिकुलरली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड कास्ट एज ऑफ 29 जनवरी 2026। और इसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। ये 29 जनवरी को इसके खिलाफ गए लोग और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। अब ये मार्च 19 तारीख को इसकी सुनवाई होगी दूसरी। तो सुप्रीम कोर्ट ने, वो तो लगाना ही था सुप्रीम कोर्ट को इस पर, क्योंकि इतना बड़ा इसमें लूप होल है तो लगाना था। सरकार पूरा क्लियर नहीं लाई है, एग्जैक्ट एक ग्रुप को दबाने की कोशिश की गई है कानून के हिसाब से। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो तीनों ग्रुप को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक दूसरे से बात करें, जो न्यूट्रल है वो भी, जो जिनके सपोर्ट में बना है वो भी, और जो इसका अपोज कर रहे हैं वो भी, तीनों मिलकर इसको करें। सरकार से कहें कि इसमें क्या चेंज करना है, किस तरीके से इसको करना है। सरकार चूंकि हम ही चुन के भेजते हैं, कोई बाहर से सरकार तो आती नहीं है, या अपने आप से तो बनती नहीं है, तो ये डेमोक्रेटिक का एक खूबसूरती है सब मिलके। लेकिन अगर वो अकेले आंदोलन कर रहे हैं, वो अकेले कर रहे हैं, वो अकेले कर रहे हैं, तो फिर तो प्रॉब्लम होगी। अब इसमें क्या क्या है जिस पे एतराज हो रहा है, वो चीजें मैं हाईलाइट करने जा रहा हूं। देखिए, मैंडेटरी एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बनाना जरूरी है। ये गाइडलाइन है UGC का कि मैंडेटरी कर दिया कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल, एवरी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी मस्ट सेट अप स्पेशल यूनिट टू हैंडल कंप्लेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूडिंग कास्ट, रिलीजन, जेंडर और डिसेबिलिटी। ये सब दे रखा है, ये भी है उसमें कि इसके बाद से इक्विटी ऑफिसर होना चाहिए हर कॉलेज में, अपॉइंट ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग दीज इक्विटी नॉर्म्स बनाना है। ये नए कानून में है कि सेल बनाए, उसमें जो ऑफिसर हो उसका इक्विटी ऑफिसर्स हो। इसके बाद से कंप्लेंट मैकेनिज्म बनाने के लिए सरकार ने कहा ये ठीक है, क्लियर प्रोसीजर होना चाहिए, टाइमलाइन भी होना चाहिए कि हमने जो कंप्लेंट किया उस पर कुछ कार्रवाई हो रही कि नहीं है, और रिजॉल्व डिस्क्रिमिनेशन कंप्लेंट। इसके अलावा एनुअल रिपोर्टिंग कंप्लेंट्स ट्रैकिंग भी बनाना है कि हर साल कितना ये ऐसे केसेज आ रहे हैं और इसको कैसे ओवरकम किया जाए, तो इसे एनुअल रिपोर्टिंग भी करना है। द आइडिया इज टू क्रिएट फॉर्मल स्ट्रक्चरल एंड इन्फोर्सेबल सिस्टम टू इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट और स्टाफ ऑन कैंपस, स्पेशली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। वही SC ST OBC के लिए इन्होंने ये बताया है कि उसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर वो जगह बनाया जाए, एक सेल बनाया जाए, वहीं पर सारा प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए और सही तरीके से निष्पक्ष हो, बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो, और इक्विटी ऑफिसर हो, इक्विटी सेल हो, जो उन स्टूडेंट जिनके खिलाफ या जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही हो, नहीं जिनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उनको सपोर्ट किया जाए और उस
कंप्लेन को जितना जल्दी एक टाइमलाइन के अंदर उसको रिजॉल्व किया जाए। तो ये माना जा रहा है कि देश भर में जो छात्र हैं, शिक्षक हैं, सामाजिक संगठन और कुछ राजनीतिक, धार्मिक और समूह इन नए नियमों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके मुख्य कारण देखिए क्या है। अगर किसी जनरल स्टूडेंट, जैसे कोई ब्राह्मण है, राजपूत है, भूमियार है, सैयद है, मुसलमानों में भी होता है, तो उनके खिलाफ अगर कोई करता है डिस्क्रिमिनेशन, तो उसके लिए कोई कानून में प्रावधान नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। उनके खिलाफ अगर होता है, ऐसा मान लिया गया है कि उनके खिलाफ नहीं होता है, सिर्फ इन्हीं के खिलाफ होता है। ये सरकार का व्यू है, तभी तो सरकार इतना बड़ा कानून लेके आई है। तो दोस्तों, नए कानून में आपने देख लिया, यही है मेन कि डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ है, ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर SC ST OBC और जो वुमेन्स है, विकलांग है, रिलीजन एरिया, इसके खिलाफ है। लेकिन जनरल कास्ट के खिलाफ अगर डिस्क्रिमिनेशन होता तो कानून में कोई प्रावधान नहीं है। ये कारण है मेन प्रोटेस्ट का, और पूरे हिंदुस्तान में जनरल कैटेगरी इस समय प्रोटेस्ट कर रहा है, और शायद फरवरी में बहुत बड़े आंदोलन का ऐलान इन लोगों ने किया है। मिसयूज कंसर्न, जो प्रोटेस्टर हैं वो कह रहे हैं कि इसका मिसयूज होगा और बहुत ज़्यादा मिसयूज होगा। ये देखिए कंप्लेंट, ये साफ शब्द रखा, प्रोटेस्टर फियर, डर रहे हैं, द कंप्लेंट एंड इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म कुड बी मिसयूज फॉर फॉल्स एलिगेशन हर्टिंग इनोसेंट स्टूडेंट और स्टाफ। मतलब, और ये कानून सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये स्टाफ के लिए भी है, जो उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे, जो प्रोफेसर होंगे, जो लेक्चरर होंगे, जो प्रिंसिपल होंगे, अगर उनके खिलाफ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है तो कार्रवाई होगी, और वो सिर्फ और सिर्फ SC ST OBC यही लोग के खिलाफ होगा, तभी कार्रवाई होगी। जनरल के खिलाफ होगा तो कार्रवाई नहीं होगी। ये है मेन प्रोटेस्ट, और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि इस कानून का फॉल्स एलिगेशन हर्टिंग इनोसेंट जो स्टूडेंट है वो भी फंसेंगे, और ऐसे कई केसेस देखने को मिल भी रही हैं पहले से भी कि फंसाया जाता है फॉल्स केसेस में। तो यहाँ पे ये भी है कि डिस्क्रिमिनेशन को सही तरीके से डिफाइन की, क्या है डिस्क्रिमिनेशन, किस बात का। अगर किसी से कोई पानी मांग लेता है और उसको बुरा लग जाता है, या कोई दोस्त है कोई बात कह देता है उसको बुरा लग जाता है, तो इस कानून का वो मिसयूज कर सकता है उसके खिलाफ। मान लीजिए मैं कहीं प्रिंसिपल हूँ या डीन हूँ और मैं जनरल कैटेगरी का हूँ, और अगर कोई OBC SC ST मेरे वहाँ काम कर रहा है, अगर मैंने कोई ऐसी बात कह दी उसको बुरा लग गया, तो वो तो इस कानून का मिसयूज कर लेगा उसमें। तो सरकार को यहाँ पे ये क्लियर करना चाहिए। तो यहाँ पे जितनी रैलीज हो रही हैं, इसके अंदर जितना डिस्क्रिमिनेशन ये बताया जा रहा है, मैंने जो बताया है कि कानून के अंदर ऐसा जनरल स्टूडेंट को लग रहा है कि उनके खिलाफ ऐसा होगा, तो वो बता रहे हैं कि इसका मिसयूज हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो सरकार को इसको क्लियर करना चाहिए। फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पे बैन लगा दिया है, खत्म नहीं किया है, बैन लगा दिया है। ये हिंदी में भी है। कुछ लोग मानते हैं कि ये नियम विशेष समूहों के पक्ष में भेदभाव कर सकता है और समानता और संवैधानिक सिद्धांत तो आर्टिकल 14 और 15 के खिलाफ है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट तो दोनों हैं, जनरल के भी स्टूडेंट है, OBC के भी स्टूडेंट हैं। विरोधी कहते हैं कि इससे झूठी शिकायतें करने वालों को दंड नहीं मिलने का डर है। कुछ राजनीतिक और धार्मिक नेताओं का कहना है कि ये समाज को बांट सकता है, हिंदू समाज में विभाजन पैदा कर सकता है। हाँ, बेसिकली ये कहा जा रहा है कि हिंदू समाज में विभाजन पैदा कर सकता है। ये भी एक मुद्दा बना हुआ है कि हिंदू सोसाइटी को एक किया जाए, ताकि आजकल 2-4-10 सालों से सबको पता है हिंदू राष्ट्र को लेके बहुत सारा बवाल मचा हुआ देश में। तो ये भी एक मेन है, और ये प्रोपेगेंडा है। ये तो मैं कहूँगा कि प्रोपेगेंडा, ये कोई बात नहीं हुई। कानून के खिलाफ आना चाहिए, कानून अगर आपके खिलाफ बना हुआ है तो, लेकिन ये जो बातें हो रही हैं ये अच्छा नहीं है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो बहुत सारे समूह आपके साथ नहीं आएंगे। अगर आपको लाना है सरकार के खिलाफ, तो आपको वही बात करनी चाहिए जो देश की एकता के लिए हो। और प्रदर्शन कॉलेजों के बाहर और बड़े शहरों में किया जा रहा है, जैसे दिल्ली, लखनऊ, पटना इत्यादि। पुतला दहन, नारेबाजी और सड़क मार्च जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। कुछ सरकारी अधिकारी ने भी इस्तीफा देने के लिए पेशकश की या विरोध जताया है। कुछ राजनीतिक दल और नेताओं ने विरोध या समर्थन दोनों तरफ से बयान दिए जा रहे हैं। ये तो मैंने बता दिया कि दोनों साइड से, एक जिसके लिए बना है वो तो सपोर्ट में खड़ा है, जिसके खिलाफ बना है वो इसके विरोध में है। तो 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस ग्रांट कमीशन के इक्विटी रूल को, एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल्स को रोक दिया है। कब तक रोका है ये सुनवाई में के दौरान पता चल जाएगा। मार्च में इसकी सुनवाई है, 19 मार्च को इसका सुनवाई होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे लगा दिया है ये, और ये सुनवाई में 19 मार्च को हम सबको पता चल जाएगा कि इसमें क्या है। ये प्रोटेस्ट का जो लाइन है, इससे ऐतराज है हम लोगों को। अगर प्रोटेस्ट सही लाइन से चले तो इसका फायदा होगा। दोस्तों याद है CA आया था, NRC आया था,
तो मुसलमानों के खिलाफ लगा, मुसलमान उसको प्रोटेस्ट किए, तो दूसरा ग्रुप उसके सपोर्ट में था कानून के, और कितनी सारे अनवांटेड अनपार्लियामेंट्री बातें हुई, बहुत बुरी तरीके से मुसलमानों को उसमें हाशिए पे लाया गया। उन्होंने हिम्मत की और उस कानून को रुकवाया। इसी तरीके से किसानों के खिलाफ भी लाया था, बहुत सारे किसान मर गए, और एक ग्रुप था उसको देशद्रोही कह रहा था किसानों को, अपने ही देश के किसानों को। इसी तरीके से बहुत सारे कानून देश में आए और उसके खिलाफ बहुत सारे ग्रुप आए। एक ग्रुप उसके खिलाफ जाता है तो दूसरा ग्रुप उसे देशद्रोही बताने लगता है। अब ये कानून आया है, इसके खिलाफ फिर मैं कह रहा हूँ जो भी फॉरवर्ड है, जनरल कैटेगरी है, मैं कौन हूँ, जनरल हूँ, ओबीसी हूँ, SC/ST हूँ, मैं इस पर बिलीव नहीं करता हूँ। लॉ है, मानता हूँ, लेकिन मैं किस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं बता दूंगा। लेकिन अगर जनरल इस प्रोटेस्ट को सही तरीके से करता है तो मैं इसके साथ हूँ। अगर ओबीसी SC/ST भी सही तरीके से करते तो मैं उनका भी साथ दूंगा। लेकिन साथ देने का मतलब यह है कि उनका लाइन ऑफ एक्शन देश के यूनिटी के लिए होना चाहिए, देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अगर कोई कहता है कि मुसलमानों के यहाँ से भगाओ या मुसलमान इस देश के नहीं हैं, वो भी देश के खिलाफ है। कोई हिंदुओं के बारे में बोलता है, उनके रिलीजन के बारे में, वो भी देश के खिलाफ है। और जनरल कैटेगरी आज ये उसको एहसास भी होना चाहिए कि औरों के साथ उन्होंने क्या किया है। अगर उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है तो फिर डरना नहीं चाहिए और इसके खिलाफ खड़े रहना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने किया है और उनको डर लगता है कि वो आगे करेंगे तो फिर तो ये तो बहुत खतरनाक मामला है। और आज 11 सालों से इस देश में जो हो रहा सबको पता है। अगर कोई भी आदमी इस पे बात करने की कोशिश करता है उसको देशद्रोही कहा जाता है, एंटी हिंदू कहा जाता है, एंटी नेशन कहा जाता है। यही सारा चीज़ हो रहा है। तो दोस्तों बात यही है कि अगर आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन देश के लिए होना चाहिए। अगर पर्टिकुलर अपने लिए करेंगे तो फिर आपके खिलाफ है। अब आती है एक ग्रुप जो इसके अगेंस्ट है, एक ग्रुप जो इसके सपोर्ट में है, और एक वो है जो न्यूट्रल है। न्यूट्रल की भी आबादी कम नहीं है, ये भी अच्छे खासे है। तीसरा ग्रुप है जो इसमें माइनॉरिटी ज़्यादा है, जिसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट बहुत सारे इसमें आ जा रहे हैं। ये वो ग्रुप है जो चुपचाप है कि हमारे खिलाफ जब हुआ था तो कोई नहीं आया। दोस्तों ये बात सही है और ये सोचना पड़ेगा। यहाँ के ये 2, 3, 4 ग्रुप हैं हिंदुस्तान में जो पूरे के पूरे हिंदुस्तान को एकदम बर्बाद, कहीं दुकानों में जाके, कहीं मकानों में जाके, हर जगह ये कर रहे हैं। अगर आप इसे नहीं रोकते हैं दोस्तों तो ये बात जान जाइए कि हमारा एजुकेशन तो जा ही रहा है, हमारा इनकम, हमारी नौकरी, हमारी सब कुछ चला जाएगा। और जब चला जाएगा आखिरी में आएगा तो फिर आप लोग अपना रोते रहिएगा। जैसे अब जनरल के खिलाफ जो आया है, मैं शुरू से कहता रहा है, एक रहोगे तो सही रहोगे, देश के लिए भी फायदा, अपने लिए भी फायदा, ये मेरा सजेशन है। और बात आती है पार्शियलिटी की, हर जगह की, कोई किस जगह का रहने वाला, किस जात से, किस धर्म से। सर जब देश की बात आती है तो कोई नहीं भूलता है, तभी परेशानी होती है। आपको भूलना पड़ेगा अपना जात, अपना धर्म, अपना कास्ट, अपना इलाका, तभी जाके इस कानून के सपोर्ट या अपोज में हम खड़े हो सकते हैं। जब आप लेके चलेंगे वो तो फिर बेकार हो जाएगा। आप कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई भूमियार है, कोई सैयद है, खान है, पठान है, अगर वो वही पकड़ा रहेगा तो फिर ये प्रोटेस्ट डाइल्यूट हो जाएगा। इसी तरीके से शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी, अगर वो भी इसी तरीके से रहेंगे तो ये। लेकिन अब मुसलमानों के लिए मेरी पर्सनल राय है कि आप देखिए, सोचिए, समझिए करना क्या है, ये कानून किसके खिलाफ है और किसके सपोर्ट में है, किधर जाना है। कमेंट बॉक्स है उसमें आके सजेस्ट कीजिए कि कहाँ जाना है, क्या करना है, आप किधर खड़े रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, किसके साथ जाएंगे। अगले वीडियो में आपके कमेंट के हिसाब से मैं बताऊंगा कि अब करना क्या है, इसके खिलाफ जाना है, इसके साथ रहना है, न्यूट्रल रहना है, मैं अपनी राय दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।